जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था इस समय बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के विषयवार संकलन के रूप में उनके प्रश्नों और उनसे संबंधित व्याख्याओं का एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर रही है। इसके पहले हम भारतीय इतिहास खंड के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और आजकल पिछले 3-4 दिनों से हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 60वीं से 62वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के प्रश्नों को, भारतीय राज्य व्यवस्था के खंडों को देखेंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है। ऑप्शन ए, कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए। ऑप्शन बी, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी, बजट लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन डी, बजट के लिए। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो लेखानुदान किस लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यह होता है बजट लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी इसका सही है। अब इसी के साथ हम जो लेखानुदान है, लेखानुदान को हम वोट्स ऑन अकाउंट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान हो गया, प्रत्यानुदान हो गया और अपवादानुदान का विवरण दिया गया है। लेखानुदान इसलिए होता है कि यदि केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीनों के लिए संसद में जरूरी खर्च हेतु अनुमति प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए सरकार को लेखानुदान पेश करना पड़ता है। अब हम जैसे देख लेते हैं लेखानुदान और अंतरिम बजट में अंतर क्या है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व प्राप्तियों का भी ब्यौरा पेश करती है, लेकिन लेखानुदान में केवल और केवल खर्च का ब्यौरा दिया जाता है। उस खर्च के ब्यौरे को देकर संसद से मंजूरी ली जाती है। अब हम प्रत्यानुदान की बात कर लेते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो किसी सेवा की महत्वता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण जब मांग को बजट में नहीं पेश किया जा सकता, मांग को बजट में नहीं रखा जा सकता, तो उसकी मांग की पूर्ति के लिए प्रत्यानुदान लिया जाता है संसद के द्वारा। अपवादानुदान आ गया। अपवादानुदान भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है। उसके साथ साथ ये 116 में उल्लेखित हो गए। अनुच्छेद 115 में भी अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान या अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अब देखिए अतिरिक्त अनुदान क्या है। अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित या उस वर्ष के वित्तीय विवरण में दी गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। मतलब कि ऐसी सेवा जो उस वर्ष के वित्तीय विवरण अर्थात बजट में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, यदि वो सेवा प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान या एडिशनल ग्रांट्स की जरूरत होती है। अब अधिक अनुदान क्या हो गया? अधिक अनुदान हो गया कि यह उस समय प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष के वित्तीय विवरण में उल्लेखित या निर्धारित सेवा पर जो व्यय होता है उससे अधिक व्यय हो जाता है, तो इसलिए अधिक अनुदान लिया जाता है। अब अनुपूरक अनुदान क्या होता है? अनुपूरक अनुदान होता है किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित व्यय होता है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय, आवश्यक धनराशि और प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है। अब देखिए ये अतिरिक्त अनुदान के विषय में यह कहा जाता है, सामान्यतः हम ये समझ सकते हैं कि जब संसद के द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है। मतलब जो संसद ने किसी सेवा के लिए पैसा तय किया है, रुपया तय किया है, धन तय किया है, लेकिन वह धन उस सेवा को जारी रखने के लिए जो आवश्यक धन है या जो व्यय है उससे कम होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त अनुदान की बात अनुपूरक अनुदान की बात करते हैं। ठीक है, और अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही संसद में प्रस्तुत और पारित कराना आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान दिवस, इसको पहले नेशनल लॉ डे के राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता था। यह 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ, उसकी स्मृति में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। अब देखिए 26 नवंबर को जब भारतीय संविधान दिवस
के निर्माताओं का जो योगदान है संविधान निर्माण में, उसकी स्मृति, उसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए, उसकी महत्वता को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। उसके पहले 1979 से यह नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। चूंकि भारतीय संविधान की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही थी भारतीय संविधान को लिखने के लिए, और जो संविधान लिखने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे संविधान निर्माण के दौरान, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में यह तैयार किया गया था। तो इस तैयार होने के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अपनाया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया। उसी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इसी 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या जिसको कैग कहते हैं, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा कौन सा अधिकारी है भारत सरकार का जो कि संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी भारतीय संसद या संसद की कार्यवाही या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में भाग लेता है, बोलता है? तो वह होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन भी सही है। अब देखिए, भारत के महान्यायवादी के बारे में हम थोड़ा विवरण देख लेते हैं। भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे संघ की कार्यकारिणी का अंग स्वीकार किया जाता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है और इसके लिए पात्र कौन होता है? देखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, और ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बनने के लिए पात्र होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सके। अब न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यताएं क्या क्या हैं? पहला तो वह इंडियन हो, भारतीय हो। दूसरा क्या हो? दूसरा, वह मिनिमम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या मिनिमम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वह एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो, या तो वह राष्ट्रपति के मत में, राष्ट्रपति के विचार में वह प्रख्यात न्यायविद हो। अब देखिए, कई बार पूछता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है? तो इसके कार्यकाल की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं करी गई है, मतलब कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब देखिए, इसकी निष्कासन की बात होती है। निष्कासन तो संविधान में महान्यायवादी को पद से हटाने की प्रक्रिया और उसके आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका भी मतलब यह है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात वह राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय बिना कोई आधार बताए वह हटाया जा सकता है। अब कर्तव्यों और कार्यों की बात कर लेते हैं। तो वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी वह पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से वह सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में उपस्थित होता है जो भारत सरकार से संबंधित होते हैं या भारत सरकार जिनका एक पक्षकार होता है, और भी संविधान द्वारा प्रदत्त या कानून द्वारा प्रदत्त ये कार्यों का निर्वहन करता है। अब देखिए, इसके अधिकार क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, इसको संसद के दोनों सदनों में या उनकी संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उसकी कार्यवाही में वह भाग लेता है, वह उसमें अपना भाषण देता है या उसमें बोलता है किसी विषय पे, लेकिन जब मतदान होता है तो उसको मतदान से बाहर कर दिया जाता है, मतलब इसे मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जो भी सांसद को, एक सांसद सदस्य को या सांसद को जो भी वेतन मिलता है, जो भी उन्मुक्ति मिलती है, जो भी विशेषाधिकार, वेतन की बात नहीं करते हैं, जो विशेषाधिकार और उन्मुक्ति मिलती है वह इसे भी मिलता है। वेतन इनका निर्धारित नहीं होता, ये
ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये बात होती है, ठीक है। वेतन का निर्धारण इनके द्वारा संविधान में इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया, चूंकि यह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इनको वेतन नहीं दिया जाता है। इनकी सेवा के लिए इनकी एक मानदेय दिया जाता है, और इसी के साथ उनको कानूनी अभ्यास से भी, निजी कानूनी अभ्यास से भी वंचित नहीं किया गया है संविधान के द्वारा, क्योंकि यह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन बाध्यता यह है कि जब आप निजी कानूनी अभ्यास कर रहे हो तो आप भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी नहीं देंगे, या भारत सरकार के विपक्ष में आप किसी भी केस में आप नहीं, कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसी तरीके से जैसे संघ में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है, उसी तरीके से स्टेट्स में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं? पहला ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवारों का मानदंड, फिर चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए भाग 4 में है क्या, भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। अब डीपीएसपी से संबंधित है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में यह उल्लेखित है, ये है इसका मतलब। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, ये है, ठीक है। छोटे परिवारों का मानदंड ये शामिल नहीं है, ये संविधान में जनसंख्या नियंत्रण की बात तो करी गई है, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये छोटे परिवारों का कोई मानदंड नहीं स्थापित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये आर्टिकल 350 क्लॉज ए में इसकी बात करेंगे। तो कौन कौन सा है? 1 और 2। 1 और 2 कहां पे मिल रहा है? 1 और 2 ऑप्शन बी, 1 और 2। अब हम थोड़ा डीपीएसपी के बारे में देख लेते हैं। देखिए डीपीएसपी मूल रूप से सबसे पहले डीपीएसपी कहां लाया गया था? सबसे पहले डीपीएसपी का जो परिचय हुआ था, इसको मैं थोड़ा वो इरेज कर देता हूं। डीपीएसपी का सबसे पहला जो लाया गया था ये स्पेन में लाया गया था, ठीक है, मूलतः स्पेन में लाया गया था, ठीक है। ये 1 मिनट, यहाँ पे हम डीपीएसपी के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले यह कहाँ लाया गया था? स्पेन में लाया गया था, ठीक है। स्पेन के संविधान से यह कहाँ पे आया? यह आयरलैंड के संविधान में आया। आयरलैंड के संविधान में यह आर्टिकल 45 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। यहां से आयरलैंड के संविधान से यह कहां पे आता है? यह भारतीय संविधान का हिस्सा बनता है, ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 36 में राज्य या स्टेट की परिभाषा दी गई है, ठीक है। भाग 4 के संदर्भों में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य की परिभाषा भाग 4 के संबंधों में वही होगी जो भाग 3 के संबंधों में है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया? आर्टिकल 37 में इस डीपीएसपी का उद्देश्य बताया गया है। उद्देश्य क्या है? कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय सुरक्षित करना और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो एक क्लैश चलता रहता है, जो विवाद चलता रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार होते हैं वो उनके ठीक विपरीत डीपीएसपी का दायरा बहुत बड़ा है, और डीपीएसपी एक नागरिक के अधिकारों की न केवल रक्षा करता है बल्कि एक वृहद स्तर पर भी कार्य करता है। डीपीएसपी में वो सिद्धांत शामिल किए गए हैं जिनका पालन करना देश के या देश के किसी भी सरकार के लिए नीतियां और कानून बनाते समय आवश्यक है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक होते हैं क्योंकि वो राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो डीपीएसपी होते हैं वो सकारात्मक निर्देश हैं वो। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है और डीपीएसपी कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब देखिए जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। समाजवादी सिद्धांत हो गया, गांधीवादी सिद्धांत हो गया, और एक होता है उदार और बौद्धिक सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब डीपीएसपी के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं हम वो देख लेते हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के विवादों से संबंधित। सबसे पहला जो वाद आता है 1951 में चंपकम दोरई राजन केस आता है वर्सेस मद्रास राज्य।
उसमें ये सबसे पहले यह विवाद आता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में किसे सर्वोच्चता दी जाए। तो न्यायालय कहता है कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है, मतलब फंडामेंटल राइट प्राथमिक है और नीति निर्देशकता तो सहायक के रूप में है, इसलिए मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। फंडामेंटल राइट अपर क्लास में आते हैं डीपीएसपी के अपेक्षा। फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का मामला आता है, उसमें भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताता है कोर्ट। फिर उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट आता है, उसमें कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति यह है कि संसद डीपीएसपी के तत्वों को लागू करते समय मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह संशोधन मूल ढांचे के विपरीत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसी हिसाब से ये दे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 4, डी 2 और 3। अब देखिए, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और जो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जो कानून के जैसे अब देखिए, कुछ अधिकार जो सभी को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, जैसे कानून के समक्ष समता हो गया, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण हो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो गया, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का अधिकार हो गया, बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध अधिकार हो गया, कारखानों में बच्चों के नियोजन से संबंधित हो गया, धर्म की अभिवृद्धि का प्रयास करने के लिए हो गया, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु छूट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जैसे कि यहां पे दिया गया है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वो कौन कौन से अधिकार है? पहला है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, केवल ये नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के जो 6 अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। आ गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों की लिपि, भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है और प्रशासन करने के लिए जो अल्पसंख्यक वर्गों को जो अधिकार दिया गया है वो भी केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो इस हिसाब से दो चीज, पहला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये दोनों केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अतः 1 और 3 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, जो ये मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? मैग्ना कार्टा का इतिहास यह है कि 1215 में एक इंग्लैंड का राजा हुआ जॉन, उसने सबसे पहले बार अपने नागरिकों को, विश्व में सबसे पहली बार अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में एक लिखित प्रपत्र लाया था। उसी से संदर्भित होकर इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे समता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो वहीं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं 29 से लेकर 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। देखिए, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। कब, कहां? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल संविधान जो था उसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। जब संपत्ति का अधिकार शामिल था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसे आर्टिकल 31 से हटा करके भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया, रख दिया गया, और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट LR बना दिया गया। ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया। और
आर्टिकल 13 कहता है कि जो ऐसी भी विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत होंगी या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करेंगी वो विधियां शून्य कर दी जाएंगी। और ये विधियां शून्य करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है। अब देखिए मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। ये संविधान द्वारा, मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि हमने बताया कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों के उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति मतलब कौन से, जैसे कंपनी हो गए, कोई संस्था हो गई, ठीक है, कोई परिषद हो गई। अब मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती कर सकती है, लेकिन वो कटौती साधारण विधेयक द्वारा नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा होगा। और वो संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध नहीं होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार असीमित भी नहीं है लेकिन वाद योग्य है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन यह उचित है अथवा अनुचित है इसका परीक्षण कौन करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या तो मतलब हाई कोर्ट करेगा, आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है। मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए, लेकिन उसे चाहिए कि सबसे पहले वह हाई कोर्ट में जाए, उसके पश्चात वह सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन वह सीधे सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कौन कौन से अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं निलंबित होते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। और ध्यान देने वाली बात है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा विदेशी आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर किया जाता है तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है तो ये अनुच्छेद 19 में उल्लेखित इन 6 मौलिक अधिकारों को स्थगन इनका या निलंबन नहीं किया जाता। सशस्त्र बलों, आर्टिकल 33 कहता है कि जो सशस्त्र बल होते हैं या अर्धसैनिक बल होते हैं या पुलिस बल होते हैं, गुप्तचर एजेंसियां होती है, ऐसी एजेंसियां जो कि सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है, उनके लिए मौलिक अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे इलाके जहां फौज कानून लागू है, जहां पे सैन्य कानून लागू है, सैन्य शासन जहां पे है, वहां पे भी असामान्य परिस्थितियों में इसे लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, पूछ रहा है कि जो विकास खंड होता है, ब्लॉक होता है, उस पर जो पंचायत समिति बनती है वो क्या होता है, एक सलाहकारी निकाय होता है, एक सलाहकार समिति होता है, एक समन्वय पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है, एक प्रशासनिक प्राधिकारी होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो बीपीएससी ने इसका उत्तर माना है, ये माना है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, ये बीपीएससी ने माना है, ठीक है। लेकिन जो बुक्स में दिए गए हैं ये ऑप्शन डी दिए गए हैं। ऑप्शन डी में एक और चीज जोड़ दिया गया है, समन्वय और प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। अब विकल्प कैसे आते हैं आपको उस समय निर्णय करना होगा खुद से। इसके बारे में पंचायत समिति के बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए भारत में ब्लॉक स्तर पे जैसा कि मैंने बताया एक पंचायत समिति होती है जो कि एक समन्वय और प्रशासनिक प्राधिकरण है, समन्वय और प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायत समिति जो होती है वह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन या जिला पंचायत के बीच की एक कड़ी होती है। पंचायत समिति भारत में तहसील स्तर पर कार्य करती है और ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में एक निकाय है, ठीक है, तहसील स्तर पर एक निकाय है। यह तहसील के गांवों के लिए कार्य करता है और विकास खंड के नाम से इसे जाना जाता है और इसे पंचायतों की पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। पंचायत समिति को अन्य राज्यों में अनेक नामों से इसे जानते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में इसे मंडल परिषद कहते हैं, कर्नाटक में मंडल पंचायत कहते हैं, गुजरात में तालुका पंचायत कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही विकास खंड उत्तर प्रदेश में इसे कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि
वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पे 60 दिन होगा, इसका आंसर 60 दिन होगा। 60 दिन को 2 महीने में परिवर्तित करने पे, ये 2 माह आ जाता है, 2 मंथ, ठीक है, ये 2 माह आ जाता है। अब देखिए इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो 60 दिन की अवधि होती है, इसमें सत्रावसान या निरंतर 4 दिनों से अधिक का स्थगन नहीं जोड़ा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 101 क्लास 4 संसद के सदस्यों के बारे में और यही राज्य विधानसभा के सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 190 क्लास 4 में यह प्रावधान किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102 किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने की शर्तों के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। कुछ शर्तें हैं, जैसे कि यदि कोई सांसद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे लाभ के पद पे है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता, तो वह सांसद अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई सांसद दिमागी रूप से विकृत होता है या अनसाउंड माइंड जिसे कहते हैं, और वह सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी जाती है, तो भी उस सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई सांसद दिवालिया हो जाता है तो भी उसे संसद की सदस्यता के लिए अघोषित कर दिया जाता है। ये दिवालिया वाले प्रावधान के कारण कौन हुए थे? विजय माल्या जी हुए थे। उन्होंने स्वयं अपना दे दिया था, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया गया था। नहीं, अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो वो संसद में दिवालिया होने का वो सांसद पद से उनको रिक्त करना पड़ता, उनको निलंबित कर दिया जाता। अगर किसी सांसद ने दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो जाता है तो संसद विधि द्वारा यह बंधित करेगी कि उसे किस सदन का स्थान रिक्त करना है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल दोनों का एक साथ सदस्य हो जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर, जैसे उस अवधि की समाप्ति पर जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया नियम है या लिखित किया गया है या अंकित किया गया है, निर्देशित किया गया, उसके बाद उसका संसद में स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा यदि वो सांसद और विधायक एक साथ बनता है तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन पढ़ता है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एक केस हुआ था, पहले इस प्रश्न का उत्तर है ये ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। एक केस हुआ था नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2004 में ये नवीन जिंदल कांग्रेस से उस समय सांसद थे। ये अमेरिका से हाल ही में लौटे हुए थे और इन्होंने अपनी जब कंपनी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगाया तो इनको जिला प्रशासन ने इनको दंडित करने की चेतावनी दी। तो इसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में निर्णय यह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अत्यांतिक नहीं है, जैसा कि अन्य मूल अधिकार भी अत्यांतिक नहीं है। इस पर अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज क के जो खंड 2 है उसके तहत युक्तियुक्त रोक या युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फ्लैग कोड है, जो हमारी ध्वज संहिता 2002 है, ध्वज संहिता 2002 है, ठीक है, उसमें जो कुछ विहित मार्गदर्शक सिद्धांत है ध्वज लहराने का, यद्यपि कि वह आर्टिकल 13 क्लास 3 के अंतर्गत वह विधि नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है कौन सी प्रविष्टियां, उसमें कितने विषय शामिल हैं, 97, 47, 66 ऑप्शंस दिए हुए। देखिए हमने कल संघ सूची के बारे में विस्तार से, हमने जो अनुसूची 7 में शेड्यूल 7 में जो
विषय दिए गए हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा दिया हुआ है, उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसी से यहाँ पे कल एक प्रश्न किया था, आज एक प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां संबंधित हैं, ये राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, ये संबंधित है। समवर्ती सूची में 43 प्रविष्टियां हैं, ये संबंधित है। देखिए इस समय ये कहाँ की बात करी गई है, ये बात करी गई है मूल संविधान की, मूल संविधान की ये बात करी गई है, ठीक है। ये मूल संविधान की बात करी, लेकिन अभी इसमें कितने तत्व शामिल है, 100 तत्व हैं। इसमें कितने तत्व शामिल है, इसमें 61 है ये, ठीक है। इसमें 61 है, इसमें कितने हैं, 51 है, ठीक है। अब देखिए हम राज्य सूची पे बात कर लें, यदि हम संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में 100 विषय होते हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय शामिल थे। संघ सूची के विषयों पर संघ का एकाधिकार होता है, उन पर कानून केवल संसद बना सकती है। राज्य सूची की यदि बात करें तो राज्य सूची में मूल रूप से 66 प्रविष्टियां थी, 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। इन पर कानून केवल और केवल राज्य बना सकती है, लेकिन उस पर राज्य का एकाधिकार नहीं होता है। उसके कुछ तत्व हैं, उसके कुछ शर्तें हैं जिन पर राज्य का एकाधिकार नहीं है, और संघ भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। देखिए आर्टिकल 249, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव करती है कि इस विषय राज्य सूची के इस विषय पर संघ को कानून बनाया जाना चाहिए, तो वो बनता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 के तहत, तो उस दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, या जब राज्य इस संदर्भ में अनुरोध करे कि अमुक विषय पे आप कानून बनाए, तब संघ उस पर कानून बना सकती है। या राष्ट्रपति शासन के दौरान आर्टिकल 356 के दौरान राज्य सूची के विषय पे संघ कानून बना सकती है। अब देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ऐसे सूची शामिल है, ऐसे विषय शामिल है जिन पर पूरे देश में कानून की एक रूपता वांछनीय तो है, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है। लेकिन अनिवार्य नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि जो राज्य के कानून होंगे वह केंद्रीय कानून से विपरीत होंगे, उनको केंद्रीय कानून के अनुरूप ही होना चाहिए। थोड़े बहुत उनपे वो अंतर हो सकता है, लेकिन विरोधी नहीं होना चाहिए। देखिए वर्तमान में, यहाँ पे मैंने 51 कर दिया था, ये 52 है, 5 बाद में ऐड करे गए थे, इनमें शामिल किए गए थे। राज्य सूची से निकाल करके 5 बाद में समवर्ती सूची में ला दिए गए थे, इसलिए 47 5 52 हो जाएगा। अब देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय डाल दिए गए थे समवर्ती सूची में। इसी के द्वारा शिक्षा डाला गया था, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण डाला गया था, वन विभाग डाला गया था, वन से संबंधित विषय डाला गया था, नाप तोल से संबंधित विषय डाला गया था, न्याय प्रशासन से संबंधित विषय डाल दिया गया था, ठीक है। अब 15वें जो वित्त आयोग है, 15वां फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। एन के सिंह ने हाल ही में हाल के वर्षों में उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में जो स्वास्थ्य है वह राज्य सूची का विषय है, और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए नया राज्य बनाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? देखिए संविधान में 3 आर्टिकल दिए हुए हैं। पहले तो इसका उत्तर होगा साधारण बहुमत। क्यों होगा मैं बता। देखिए संविधान में भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं, भाग 1, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, इसमें उल्लेखित किया गया है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 ऐसे हिस्से जो वर्तमान में भारत के भाग नहीं है, उन नए राज्यों, उन क्षेत्रों को भारत का राज्य बनाने की बात करता है, उसके संदर्भ में वो बात करता है। कहता है आर्टिकल 2 कि संसद विधि द्वारा यह विहित कर सकेगी कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापना किन शर्तों पर होगा। आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 एक है। आर्टिकल 3 वर्तमान के भारत में जो भाग शामिल है, जो राज्य शामिल है,
उनसे संबंधित है, मतलब ये विदेशी क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल 2 ऐसे विदेशी क्षेत्र जिनको भारत का हिस्सा बनाना है। आर्टिकल 3 ऐसे भारतीय क्षेत्र जिनमें परिवर्तन करना है नाम में, सीमा में, उनसे संबंधित है। अब देखिए आर्टिकल 3 कहता क्या? आर्टिकल 3 कहता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र, कोई राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 से अधिक राज्यों को मिला करके, अथवा 2 से अधिक राज्यों के किन्हीं भागों को मिला करके, ठीक है, या किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी राज्य क्षेत्र के पूरे भाग के साथ मिला करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? मैंने बताया विदेशी राज्यों से संबंधित है। अब एक है आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4, ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है कि भाग 1 के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के संदर्भ में बनाई गई विधियां आर्टिकल 368 के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी, मतलब संविधान संशोधन वो विधियां नहीं मानी जाएगी। अब जब संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये साधारण बहुमत द्वारा साधारण कानूनी प्रक्रिया द्वारा ये विधियां लागू करी जाएंगे। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का बहुमत 50% + 1, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए समाजवादी शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कुल 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन की इसको हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना थी यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रारूपित और उनके द्वारा तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रारूप किया गया था और संविधान सभा द्वारा जिसे स्वीकृत किया गया था उस पर आधारित है। पालकीवाला जी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है, वहीं ठाकुरदास भार्गव जी इसे संविधान की आत्मा बताते हैं, के.एम. मुंशी इसे जन्म कुंडली बताते हैं। इस प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हैं जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य 1951 में हुआ। उसमें न्यायालय ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह बात बेरुबारी संघवाद में भी कहा गया और सज्जन सिंहवाद में भी कहा गया। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट आता है, उसने पूर्व की व्याख्याओं को पलटते हुए न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध न हो। इस बात की पुष्टि 1995 के LIC ऑफ इंडिया वाद में भी होती है, उसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए आर्टिकल 53 क्लास 1 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और इसी आर्टिकल 51 क्लास 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस आधार पर ऑप्शन ए सही है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। इसी प्रश्न के साथ आज हम 60वीं से 62वीं तक के बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का हमने अध्ययन किया, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी।
निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि यह जो श्रृंखला चल रही है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस दें, हम निश्चित तौर पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें। जैसा कि अभी हाल ही में एक अधिसूचना बीपीएससी ने जारी किया है कि सितंबर माह के प्राथमिक सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह तक, वो दुर्गा पूजा से पहले तक वो आपका परीक्षा करा लेगा। 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। तो इसके लिए कमर कस के जम के तैयारी करते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये श्रृंखला अच्छी लग रही है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उनके लिए भी ये लाभदायक सिद्ध हो सके। मस्ती से तैयारी करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।